हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था 1947 में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इस पूरे चैप्टर में हमारे को वही चीज पता चलेगी। तो इसके पार्ट नंबर 1 में बताया था ओवरऑल सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की क्या थी 1947 में, पार्ट नंबर 2 में एग्रीकल्चर को डिफाइन करा था और पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालचाल थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर कि हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था 1947 के अंदर। थोड़ा सा इसे हम आज से कंपेयर कर लेते हैं। आज हमारी इकोनॉमी बच्चों पता है आपको ओपन इकोनॉमी है और आज इंडिया का रिलेशन दुनिया के लगभग 190 से ज्यादा देशों के साथ है। यानी आज हम फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के ज्यादातर देशों को। यानी जो चीज हमारे पास नहीं है हम बाहर से मंगवाते हैं और जिन चीजों का सरप्लस है हमारे पास वो आउटपुट हम बाहर ले जाकर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इससे हम बहुत सारा फॉरेन रिजर्व भी कलेक्ट करते हैं। तो आज की हमारी ये सिचुएशन है। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारी स्थिति बहुत बढ़िया थी। हमारे पास बहुत बड़े लेवल पे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी और उसका आउटपुट हम बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते थे दुनिया के आसपास के देशों को, जो इंडिया के आसपास के जो देश होते थे उनको। और प्लस में इंडिया अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी बाहर ले जाकर बेचता था। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो धीरे धीरे हमारी हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए। आपको पता है पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होने के बाद इंडिया का जो पूरा रॉ मटेरियल है वो बचने लग गया। तो उस रॉ मटेरियल को अब ब्रिटेन वाले खरीदने लगे थे। यानी कि अब हुआ क्या, इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट की जगह अब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा था बहुत बड़े लेवल पर जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे। तो 1947 में देखा गया जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के जा रहे थे तो हमारे फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन थी। इंडिया अपने प्राइमरी प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल को बेच रहा था और अपनी जरूरत का जितना भी फिनिश गुड्स था, यानी जरूरत की जैसे मशीनरीज हो गई, जरूरत का खाने पीने की चीज हो गई, वो हम ब्रिटेन से क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन थी। आगे बहुत सारी चीजें और भी है, थोड़ा हम समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 में इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी। सबसे पहले इंडिया एज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया अपने रॉ मटेरियल को बेच रहा था एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और इंडिया अपने फिनिश गुड्स को इंडिया क्या कर रहा था, खरीद रहा था। भाई हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होने के बाद इंडिया में इंडस्ट्री नहीं थी तो इंडिया में जितना भी रॉ मटेरियल पहले हैंडीक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होता था अब वो बच रहा था। तो इंडिया अपने उस रॉ मटेरियल को पूरा का पूरा किसको बेच रहा था, ब्रिटेन को बेच रहा था, वो भी बहुत ही कम दामों में। और हमारे जरूरत की जो भी चीजें हैं पहले वो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री से पूरी हो रही थी, लेकिन अब हम अपनी जरूरत का सामान कहां से मंगवा रहे थे, ब्रिटेन से। तो यही चीज, पहला पॉइंट यही है कि इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहा था और जो फिनिश गुड्स था वो बाहर से क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था। इंडिया को लॉस क्या हो रहा था कि हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया में खत्म होने की वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हमारा पूरा रॉ मटेरियल ब्रिटेन चला जाता था, जिससे ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो ब्रिटेन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। ठीक है, तो यही चीज बताया गया। इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा था। रॉ मटेरियल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लिखा हुआ है सच एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या क्या था, सिल्क, कॉटन, वूल, है ना, ये सारी चीजें इंडिया अपना क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। इंडिया रिमेन एज इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स, यानी कि इंडिया अपने फिनिश गुड्स को, यानी कंज्यूमर गुड्स लाइक हम इसमें बोल सकते हैं कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सारी चीजें, क्लोथ, है ना, कैपिटल गुड्स, ये सारी चीजें ब्रिटेन से क्या कर रहा था, मंगवा रहा था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला गया कि भाई मोनोपोली कंट्रोल हो गया था, किसका, ब्रिटेन वालों का। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल। आज की सिचुएशन देखो, इंडिया 190 से ज्यादा देशों के साथ आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। उस समय क्या था कि इंडिया का 50% से जो ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था उसके ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था, सिर्फ किसका, ब्रिटेन वालों का। इंडिया किसी और देश के साथ ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ ब्रिटेन वालों के साथ ही करता था, और कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसपास के देशों के साथ भी थोड़ा बहुत था। ब्रिटेन रिमेन द मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ब्रिटेन वालों ने इंडिया के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल करता। As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, जिससे पता लगता है कि आधे से ज्यादा जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था सिर्फ कहां तक था, ब्रिटेन तक था। एंड द रेस्ट वाज विद कंट्री लाइक द चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। और कुछ व्यापार जो हमारा, कुछ जो ट्रेड था हमारा वो ईरान, श्रीलंका और चाइना वगैरह के साथ भी था। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल 1869, पहले पता है क्या होता था, पहले ना जैसे इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था
उसको पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था। जैसे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इस ड्राइंग से। पहले क्या था कि इंडिया से जो, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया से पहले जो रॉ मटेरियल जाता था कहाँ, ब्रिटेन जाता था, तो उसको ना पहले ऐसे घूम के जाना पड़ता था, पहले ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, मतलब कि जाने का जो खर्चा आता था, तो ब्रिटेन वाले जब इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे तो उनको बहुत ज्यादा खर्चा होता था। और इसकी जो किलोमीटर के अंदर दूरी है, किलोमीटर के अंदर दूरी है 19,800 किलोमीटर की यहाँ से दूरी बनती थी। रॉ मटेरियल पानी के जहाज पे डालते थे और पानी के जहाज से लेकर हम इस तरीके से जाते थे। लेकिन एक सुएज कैनल जो था, सुएज कैनल, यहाँ पर एक नहर खुल गई, ठीक है, इसने सारा काम ना आसान कर दिया। तो अब क्या हुआ कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल था ना वो सीधा ऐसे जाने लगा। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो दूरी थी, बहुत सारी जो दूरी थी वो दूरी क्या हो गई, कम हो गई। अब इस दूरी कम होने की वजह से इंडिया का जो रॉ मटेरियल है ना, ब्रिटेन वाले और भी ज्यादा तेजी से एक्सप्लॉइट करने लगे, बहुत तेजी से ब्रिटेन लेके जाने लगे। तो सुएज कैनल के ओपन होने से देखा गया कि इंडिया का रॉ मटेरियल बहुत तेजी से क्या हुआ, कम हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इस सुएज कैनल ने इंडिया की इकोनॉमी को उस समय पे रिड्यूस करने में बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करा, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो यही चीज यहां पर हमारे को बताया गया है। उसके बाद यहां पर थर्ड नंबर पे जो पॉइंट बताया गया है, यहां पर समझना एक बार, थर्ड पॉइंट में हमारे को बताया गया है मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। पहले तो आपको समझना होगा कि एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी कंट्री के लिए क्या बेटर सिचुएशन होता है, बेटर सिचुएशन क्या होता है, एक्सपोर्ट, ठीक है, ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो। किसी भी कंट्री के लिए सबसे बेटर सिचुएशन ये होती है। अगर मान लो हमारे इंडिया की सिचुएशन ये है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इंडिया ज्यादातर चीजें बाहर वालों को बेचता है, ठीक है, और कम सामान बाहर से खरीदता है। इसका मतलब हम बाहर वालों पे ज्यादा डिपेंड नहीं है, ठीक है। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, यानी फॉरेन रिजर्व हम ज्यादा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट हमारा क्या है, कम है। तो ये सिचुएशन जो होती है ना वो बहुत ही बेटर सिचुएशन होती है। और इंडिया की जो आज सिचुएशन है, इंडिया की आज की सिचुएशन पता है क्या है, इंडिया की आज की सिचुएशन है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो कम है और इंपोर्ट्स इंडिया के ज्यादा है। ये इंडिया की सिचुएशन आज, इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। लेकिन फिर भी आज इंडिया के लोग बहुत खुश हैं। रीजन बताता हूं, इंडिया के लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि आज इंडिया अपना रॉ मटेरियल नहीं बेच रहा। इंडिया जो भी बेचता है, जो भी एक्सपोर्ट करता है, वो सिर्फ फिनिश गुड्स ही करता है। अगर हम अपना रॉ मटेरियल नहीं बेचेंगे तो रॉ मटेरियल देश के अंदर यूज होगा, फैक्ट्री ओपन होंगी, कारखाने ओपन होंगे, बहुत सारी कंपनियां लगेंगी, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम देश की बढ़ जाएगी। तो आज हमारी ये सिचुएशन है, फिर भी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि आज हम अपना रॉ मटेरियल नहीं बेच रहे, ठीक है, कम से कम ये तो अच्छा है कि हम अपना रॉ मटेरियल नहीं बेच रहे, हम फिनिश गुड्स बेच रहे हैं। उस समय हमारी सिचुएशन ये थी जो कि बहुत बेटर मानी जाती है। आज डेवलप्ड कंट्रीज की सिचुएशन होती है कि यहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, लेकिन उस समय हमारी ये सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी हम बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। रीजन क्या है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो सिर्फ एक्सपोर्ट किसका कर रहा था, रॉ मटेरियल का। तो ये दिक्कत थी, भले ही हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था लेकिन वो सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था, इसलिए हमारी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। हालांकि इसके बावजूद हम रॉ मटेरियल जब एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उससे जो हमारा पैसा आ रहा था वो भी इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर नहीं लग रहा था, वो भी ब्रिटेन वाले अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बातें बताएगी, इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज्यादा था क्योंकि एक्सपोर्ट इंडिया ज्यादा कर रहा था, इंपोर्ट कम कर रहा था। बट दिस सरप्लस कम टू अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी लेड टू ड्रेन ऑफ द इंडियाज वेल्थ। लेकिन ये एक्सपोर्ट इंडिया का भलाई नहीं, ये एक्सपोर्ट जो था वो इंडिया के भले के लिए नहीं था। इस एक्सपोर्ट से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था क्योंकि इंडिया क्या बेच रहा था, अपना रॉ मटेरियल बेच रहा था, ठीक है, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए रॉ मटेरियल बहुत तेजी से कम होने वाला था, ठीक है। दिस सरप्लस वाज यूज्ड टू मेक द पेमेंट फॉर एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ऑफिस सेट अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। अच्छा, इसमें से जो एक्सपोर्ट करता था इंडिया, रॉ मटेरियल को ही भले एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन उससे जो पैसा आता था ना वो ब्रिटेन वाले अपने वहां के, जो ब्रिटेन में उन्होंने
एडमिनिस्ट्रेट चला रहे थे या लॉ एंड ऑर्डर चला रहे थे या उन्होंने जो ऑफिस लगा रखे थे उनका खर्चा पे करने के लिए। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है कि इंडिया के एक्सपोर्ट से जो पैसा आता था ब्रिटेन वाले उस पैसे को अपने देश ले जाते थे और अपने देश के अंदर जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते थे उसको वो पे करते थे। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी ऑल्सो टू फाइट द वॉर फॉट बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटेन गवर्नमेंट ना उस टाइम पर जो ब्रिटेन जो था उस टाइम पे और भी देशों में राज कर रहा था, तो और देशों में जब वो राज कर रहा था तो वहां पर भी उन्हें वॉर लड़ना पड़ रहा था। जैसे इंडिया के अंदर बार बार आंदोलन होते थे और भी देशों में आंदोलन होते थे, तो उनको ना वॉर बहुत ज्यादा करना पड़ता था, बहुत जगह पर उनकी लड़ाइयां चलती थी। तो उस वॉर के एक्सपेंस को, भाई वॉर के अंदर इक्विपमेंट चाहिए, वॉर के अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो हमारे देश का जो सरप्लस था उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो आपको बातें क्या क्या याद रखनी है कि 1947 में हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल को और इंपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड्स को। मोनोपोली कंट्रोल, हमारे देश के पूरे फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटेन वालों ने जमा रखा था। और तीसरा मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट करके जो भी हमारे पास पैसा आता था वो भी ब्रिटेन वाले अपनी भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया करते थे। तो ये 3 पॉइंट हमारे को अच्छी तरीके से याद रखने की 1947 में इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था।